कि संविधान बदल पाएगी बीजेपी सरकार? जो देश का प्रधानमंत्री है, जो संविधान की शपथ लेता है, संविधान के अनुसार हम जो है राज चलाएंगे ये कहता है, वो इस तरह की बात कर रहा है, इसी से लगता है कि संविधान पर खतरा है। बीजेपी जो है आरएसएस का प्रोडक्ट है, तो आरएसएस का जो एजेंडा है उस एजेंडा को ये लागू करना चाहते हैं और वो एजेंडा जो है देश के लिए अच्छा नहीं है। मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल झूठ बात है। हिंदू राष्ट्र स्थापित होने का क्या मतलब है भाई? मुस्लिम का इतना आबादी बढ़ गया, हिंदू का इतना बढ़, ये प्रधानमंत्री का एक कमेटी है, उनको उनकी एडवाइजरी कमेटी, उसकी ओर से ये जारी हुआ। माने हमारी जो बिरादरी है उसी बिरादरी के का जो कमेंट आता है इतना जहरीला रहता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कि इस देश को चलाने का के लिए जो समझ होनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी में नहीं है। जो तेजस्वी का एजेंडा था उस एजेंडा को इन्होंने अडॉप्ट किया। तो नीतीश कुमार दया के पात्र हैं और नीतीश कुमार के अगल बगल जो लोग हैं उन लोगों ने नीतीश कुमार को बर्बाद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन मीडिया न्यूज़ में हूँ प्रीति प्रभा और हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। बीजेपी जिस तरह से संविधान बदलने की बात कह रही है, आपको क्या लगता है कि संविधान बदल पाएगी बीजेपी सरकार? देखिए, आप बीजेपी जो है आरएसएस का प्रोडक्ट है और आरएसएस कभी इस संविधान को नहीं माना। आरएसएस ने कभी हमारे राष्ट्रीय झंडा को नहीं माना और हमारे प्रधानमंत्री जी मैंने आरएसएस के लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं। बल्कि आप कह सकती हैं कि उनकी वैचारिक दीक्षा लालन पोषण जो है वो आरएसएस में ही हुआ है। तो आरएसएस का जो एजेंडा है उस एजेंडा को ये लागू करना चाहते हैं और वो एजेंडा जो है देश के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे कई लोगों ने कहा इनके कि 400 हमको इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। अभी अयोध्या में गए थे, रामलला के यहाँ साष्टांग उन्होंने किया, उसके बाद रोड शो किया। तो उनके बगल में वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, 2 बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले वो कई बार विधायक रह चुके हैं। मैंने एक दिन पहले उन्होंने कहा कि 400 पार हम लोगों को इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान को बदल करके ये लोग क्या लागू करना चाहते हैं? ये भी कई लोगों के मुंह से आया है कि वो हिंदू राष्ट्र जो है बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी एग्जीक्यूटिव हेड हैं इस देश के, वो माने सारा संचालन जो है उन्हीं के जरिए होता है। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के समझिए भगवान हैं वो। अब ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के बारे में उसकी दृष्टि क्या है, क्योंकि ये चर्चा हम लोगों की तरफ से भले हो रहा है कि संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। तो संविधान से ही आरक्षण मिला है। संविधान खत्म होगा तो आरक्षण ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? आप संविधान कैसे बना उसके पृष्ठभूमि में जाइएगा तो जो हमारे यहाँ आज़ादी का संघर्ष हो रहा था, आज़ादी के संघर्ष में पूरे देश को एक साथ जोड़ने के लिए जो हमारे जो समय के राष्ट्रीय नेता थे गांधी जी सहित, उन लोगों ने जो वादा किया देश की जनता के साथ, उसी आधार पर यह संविधान जो है बना। आरएसएस का रिकॉर्ड नहीं है कि कभी उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। उसमें से इक्का दुक्का, जैसे हेडगेवार साहब थे, हेडगेवार साहब जो है इंडिविजुअली वो भाग लिए थे और जेल गए थे। आपने 2 बातें कही कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र खतरे की बात भी आप लोग काफ़ी कर रहे हैं। किस तरह का खतरा महसूस कर रहे हैं? यही खतरा है, आरएसएस से खतरा है। अभी जो सरकार है, सत्ता है, उससे खतरा है। अब जैसे संविधान की बात कहा आपने, प्रधानमंत्री संविधान का शपथ लेकर के उस कुर्सी पर बैठता है और शपथ में क्या है आप देखिएगा, प्रधानमंत्री को क्या कहना पड़ता है। उसमें पहली बात ये रहती है कि देश के जितने लोग हैं उनको हम एक नज़र से देखेंगे, सबको बराबरी का दर्जा हम देखें। अब इस चुनाव में प्रधानमंत्री जो भाषण कर रहे हैं, राजस्थान में जो उन्होंने भाषण किया, मंगलसूत्र छीना जाएगा और मैंने जो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं उनको दिया जाएगा। मैंने अभी भी ये जैसे इंडिया गठबंधन का
घोषणा पत्र आया जिसको वो लोग न्याय पत्र कहते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का छाप है। ये कहते हैं कि साहब राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बने इसके लिए पाकिस्तान बेचैन है। ये जो सारी बात कह रहे हैं और इस देश को डिवाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो वही खतरा है। नहीं, चुनाव के बीच में जिस तरह से सर्वे की रिपोर्ट बीजेपी ने पेश की है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल झूठ बात है और लोगों ने उसको फैक्ट के साथ मैंने कंट्राडिक्ट किया है। अब देखिए, पिछला जो सेंसस हुआ हम लोगों के देश में 1911 में सेंसस हुआ, उस समय मुसलमानों की आबादी क्या थी, और उसके पहले जो सेंसस हुआ था उसके और 1911 के सेंसस में 2011 के सेंसस में फ़र्क क्या है, उसी से पता चलता है। देखिए, जो प्रजनन दर है वो एक समय में हिंदू मुसलमान का एक ही तरह का था। 6 बच्चे, 7 बच्चे। खड़गे साहब ने बयान किया कि मेरे 5 बच्चे हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे बेटों के 2 ही बच्चे हैं। तो जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ा, जागृति आई, वैसे वैसे जो है जो प्रजनन दर है, बच्चा पैदा करने का जो रेशियो है वो घटता गया, और ये मुसलमानों में भी उसी तरह से घटा है। हाँ, आज के दिन हिंदू समाज में जो आबादी का सवाल है और मुस्लिम समाज में जो सवाल है उसमें बहुत ही कम अंतर रह गया है। तो ये जो सवाल चला कि मुस्लिम का इतना आबादी बढ़ गया, हिंदू का इतना बढ़, ये प्रधानमंत्री का एक कमेटी है, उनकी एडवाइजरी कमेटी, उसकी ओर से ये जारी हुआ और बिल्कुल तथ्य के साथ लोगों ने बताया है कि बिल्कुल गलत है। और ये मैंने आप देखिएगा कि हिंदू समाज में जो गरीब तबका है, दलित तबका है, वो उसके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं ज़्यादा? वो कोई ये नहीं है, सोचते हैं कि जितने लोग बच्चे होंगे तो हमको बुढ़ापे में देख रेख करने वाला एक मिल जाएगा। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। जो संविधान पर खतरा की बात हम लोग कर रहे हैं उसका भी ये प्रमाण मिलता है कि एक झूठा डिवाइड पैदा करने के लिए इस देश में पहले से ही डिवाइड रहा है, उस डिवाइड को और आप चौड़ा करना चाहते हैं। सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है कि जो डिवाइड है उसको पाटने का काम करें। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसका नतीजा क्या होगा भाई? इसका नतीजा होगा कि आप 20 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनको काट के फेंक दीजिएगा। ये हिटलर का ज़माना है, जर्मनी का ज़माना है? नहीं, आप नहीं कर सकते। और मेरा अपना तजुर्बा ये है कि अन्याय जहाँ होता है, जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, वहाँ एक हिंसा की धारा जो है पनपती है। हम जो जिस इलाके से पहली दफ़ा विधायक बने, वो इलाका जो है वो नक्सलाइटों का इलाका था। और हमसे एक गांव में हम गए हुए थे, एक पासवान लड़का था, उसने हमसे कहा कि बाबा ये बताइए कि हमारे चचा को जिसने हत्या किया था वो हमारे सामने छाती तान करके घूमता है, तो हम क्या करें भाई? तो आप जो है मुसलमानों को जिस ढंग से अपमानित कर रहे हैं, माने जिस ढंग से उनके खिलाफ जो है नफरत और घृणा को फैला रहे हैं, तो उस संविधान का भी उल्लंघन करते हैं और इसके अलावे एक डिवाइड जो है आप पैदा करते हैं, जिससे फिर ये संभव है कि देश को माने विभाजित किया जाए। ये सवाल उठे क्योंकि मुसलमान जो हैं हवा में तो रहते नहीं हैं, उनका भी घर है, परिवार है, खेत है, बधार है, तो चाहेंगे कि हाँ भाई इसके साथ हमको अलग कीजिए। आप जो देश का प्रधानमंत्री है, जो संविधान की शपथ लेता है, संविधान के अनुसार हम जो है राज चलाएंगे ये कहता है, वो इस तरह की बात कर रहा है, इसी से लगता है कि संविधान पर खतरा है। और ये संविधान पर खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, ये 3 बातें बहुत जोर शोर से इंडिया अलायंस उठा रहे हैं, इंडिया अलायंस के नेता। देखिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जाके जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, जिनको रोज़गार चाहिए, जिनको भोजन चाहिए, जिनको मकान चाहिए, रहने के लिए घर नहीं है, घर चाहिए, उनको संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और फिर आरक्षण चाहिए, इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। उनको कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं? नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो
मोदी सरकार के जरिए जो ये 5 किलो अनाज जो है 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, इसका भी प्रभाव है। लाभार्थी समुदाय उस समूह उसको कहा जाता है। लेकिन अब जो नए लड़के हैं उस तबके के भी, वो उस तरह से नासमझ नहीं रह गए हैं जो आज से 25 बरस पहले थे, 50 बरस पहले थे। वो भी दुनिया देख रहे हैं, स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, बहुत सारी चीज़ें उसके जरिए जानकारी जो है उनके यहाँ पहुँच रही है, इसलिए वो इस बात को समझ रहे हैं, आरक्षण को भी समझ रहे हैं और लोकतंत्र को भी समझ रहे हैं। इसलिए कि ये लोकतंत्र है, वोट का राज है, तो जो मुसहर है जिसके बारे में आप कह रही हैं कि मैंने एकदम नीचे है, उसके दरवाजे पर भी जो उम्मीदवार है वो जाके हाथ जोड़ करके वोट मांगता है। तो ये जो उसको स्पेस मिला है, सोशल स्पेस मिला है, हम ये मानते हैं कि जो आर्थिक तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाए, लेकिन डेमोक्रेसी से कम उसको समाज में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा मिली है। उसको भी एहसास होता है कि नहीं हम आए, इसको वो छोड़ना नहीं चाहता। और इस देश को लोकतंत्र जो है वो चला रहा है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो चला रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिएगा शहरों में, दिल्ली है, पटना है, वहाँ जो पोलिंग का रेशियो है वो बहुत कम रहता है। उन लोगों को लोकतंत्र से घटना है। जैसे आज के दिन भी जो मध्य वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसका दायित्व तो बनता है कहीं भी किसी भी समाज में कि वो परिवर्तन की अगुवाई करे, जहाँ न्याय और शोषण दिखाई देता है उसके खिलाफ खड़ा हो, ये उसका है। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास बनावट जो है, इसमें दुइयों का माने वर्चस्व है। आप देखिएगा कि जो अपर कास्ट है, जिसको हम लोग द्विज कहते हैं, वो आंख मूंद करके नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा है। यहाँ तक कि मैंने राजस्थान में जो भाषण दिया उसके बारे में भी समर्थन करता है। हम लोग जो है कोई कुछ कहना चाहते हैं, बयान देते हैं, व्हाट्सएप पर देते हैं, फेसबुक पर देते हैं, उस पर जो कमेंट आता है, माने हमारी जो बिरादरी है उसी बिरादरी के का जो कमेंट आता है इतना जहरीला रहता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। उनका आंख बंद है। क्यों बंद है? उनको ये लगता है कि जो लोकतंत्र आया है तो हमारा जो समाज में या राजनीति में वर्चस्व था उसको लोकतंत्र ने ख़त्म किया। और ये दलित है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, जो हमारे सामने जो है खड़ा नहीं होता था, हमारे सामने एक पैर पर खड़ा रहता था, आज जो है उस सहक गया है। भोजपुरी में शब्द है सहक गया है। तो आज सहक कैसे गया भाई? तो डेमोक्रेसी ने उसको सहकने का एक आधार जो है दे दिया। जो कानून बना कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, उसकी वजह से हुआ। उसको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये जो डेमोक्रेसी के खत्मा करने की दिशा में बढ़ रहा है, संविधान को बदलने की दिशा में बोल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बोल रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम फिर पुरानी हैसियत में आ जाएंगे। ये उसका सपना है। इसलिए जो एक तर्क करने की शक्ति होती है कि नहीं साहब जो फलाना आदमी जो कह रहा है वो सही है कि गलत, तो सही और गलत का माने पहचान करने के लिए जो विवेक है वो सबसे पहले विवेक ही खत्म हो जाता है। आज वही स्थिति है। आरएसएस में भी आप देखिएगा कि वहाँ जो है विवेक की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आरएसएस के हेड हैं माने मोहन भागवत जी मुजफ्फरपुर आए हुए थे। उन्होंने माने आरएसएस के बारे में माने थोड़ा प्रशंसा का भाव लेते हुए उन्होंने कहा कि कोई खतरा आता है देश पर तो इंडियन आर्मी को 3 महीना लगता है तैयार होने में, और हमारे जो लोग हैं वो 3 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो हमने बयान दिया कि जो आर्मी है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि जो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर का पालन करो। ऑर्डर सही है गलत है ये मैंने तुमको देखने का मामला नहीं है। गुरु गोलवलकर ने जो है अपने किताब में लिखा है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को छोड़ करके आपको दूसरे काम में भेजा जा रहा है। आप ये मत सोचिए क्यों हमको भेजा जा रहा है, आप उसका पालन कीजिए। तो ये जो सपोर्ट है मैंने जिस तबके से मिल रहा है उसके पीछे कारण यही है। दूसरे आप ये देखिएगा जो हमने शुरू में कहा कि बहुलता है, विभिन्नता है। हमारे देश में कोई जिस तरह से ईसाई में है, मुसलमान में है, यहूदियों में है,
कोई एक किताब या एक गॉड नहीं है। हमारे यहाँ कोई उस तरह से किताब नहीं है। गीता का बहुत प्रतिष्ठा है, अभी महाभारत का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ कोई धर्म की एक किताब नहीं है। हमारे यहाँ एक गॉड नहीं है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में विविधता में ही एकता है। विविधता में ही एकता है। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता है यहाँ। 33 करोड़ को आप नहीं मानिए तो कम से कम 3 प्रमुख देवता हैं। राम है, कृष्ण है, शिव है। बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार आएगी, फिर से हम सरकार बनाएंगे, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इंडिया अलायंस इसका क्यों विरोध कर रहा है? देखिए, इसमें भी भेदभाव है। इसके पीछे भी टारगेट जो है वो माइनॉरिटी के लोग हैं, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जो पिछली दफ़ा आंदोलन शुरू हुआ है कोरोना के पहले, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं निकली और देश भर में निकली, उसके पीछे क्या वजह था? कौन सी साइकोलॉजी काम कर रही थी? उनको लगा कि नहीं साहब, हमको 2 नंबर का नागरिक जो है ट्रीट की जा रही है। हमारी जो नेशनलिटी है उस पर सुबह किया जा रहा है, संदेश किया जा रहा है। इसलिए सब लोग सड़क पर निकले। तो इसका भी मकसद यही है। असम में इसको देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब गोगोई चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने असम में जो है आबादी का सर्वे करने का ये लिखा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जिसको अभी आपने कहा विविधता में एकता, वो एकता कहाँ से आई? वो इसीलिए आई कि संविधान जो है सबको, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मलयाली हो या कोई हो, नॉर्थ ईस्ट का आदमी हो, सबको बराबर का अधिकार देता है। अब देखिएगा, हम लोग जो नोट का जो माने इस्तेमाल करते हैं कोई सामान खरीदने, उसमें 22 लैंग्वेज है। हर नोट में आप देखिएगा 22 लैंग्वेज है। और ये 22 माने भाषा जो है वो संविधान से मान्यता प्राप्त भाषा, संविधान से मान्यता प्राप्त भाषा है। इनको माने जो जोड़ा है, संविधान ने मान्यता दिया है, ये उसी प्रिंसिपल के आधार पर है कि हम सबको जो है माने बराबरी का अधिकार देंगे। अब हम ही लोगों के यहाँ देखिए, हमने कहा था एक बार कि कई भाषा है यहाँ बिहार में, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वजिका है, अंगिका है। अब कहिएगा भोजपुरी वालों को कि नहीं साहब, भोजपुरी आपको नहीं बोलना है, मैथिली बोलना है। या मिथिला वालों को कहिएगा कि नहीं साहब, मैथिली आपको नहीं बोलना है, आपको भोजपुरी बोलना है। संभव है? उसी तरह से आप जो है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके कह रहे हैं, या आप जो संविधान के पहले भारतीय समाज था, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब चीज़ों का, वो उसी को वापस लेना चाहते हैं। माने ये जो कहा जाता है कि जो बैकवर्ड में यादव सबसे मजबूत है। एक जमाना ये भी था कि यादव भी जो है, कोई राजपूत ब्राह्मण जा रहा है तो उसके सामने बैठा नहीं रह सकता, उसको खड़ा होकर के सलाम करना पड़ता है। मंडल कमीशन लगा, मंडल कमीशन के पक्ष में जो है लालू यादव ने जो अभियान चलाया, उस अभियान के वजह से जो पुराना जो इन लोगों के ऊपर वर्चस्व था वो जो है टूटा। एक आखिरी सवाल है आपसे, चौथे चरण के चुनाव हो चुके हैं, क्या स्थिति आपको दिख रही है? क्योंकि नीतीश कुमार जो 17 महीने की जो सरकार महागठबंधन के साथ, महागठबंधन की सरकार थी, वो जो भी काम हुआ उसका श्रेय नीतीश कुमार ले रहे हैं और एक तरफ आपकी पार्टी ले रही है, तेजस्वी यादव ले रहे हैं। जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी में के पास आए थे, हमको याद है अच्छी तरह से कि जब पिछला चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में तेजस्वी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को काम देंगे। उस समय नीतीश जी ने ये कहा था कि ना समझ है, 10 लाख लोगों को कहाँ से काम देगा, पैसा कहाँ से आएगा, जब वहाँ जेल से ले आएगा। और वही नीतीश कुमार जब मैंने एनडीए को छोड़ करके फिर आए आरजेडी में, और राबड़ी देवी से हाथ जोड़ करके उन्होंने माफ़ी मांगा चले जाने की वजह से। और 15 दिन के बाद गांधी मैदान में जो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को तो काम देंगे ही, 10 लाख नया रोजगार हम पैदा करेंगे। मतलब जो तेजस्वी का एजेंडा था, उस एजेंडा को इन्होंने अडॉप्ट किया। और मैंने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों की बहाली हुई, लगातार बहाली हो रही। फिर वहाँ से चले आए हैं तो उनके लोग जो है इस बात का दावा करते हैं कि वो तेजस्वी कैसे क्रेडिट ले रहा है। तो लोगों ने तो देखा है भाई,
17 महीने का इन लोगों की जो सरकार रही, उसके पहले जो 17 साल इनकी सरकार रही उसमें उन्होंने क्या किया। देखिए, नीतीश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत घनिष्ठ हम लोग रहे हैं। हम लोगों ने एक साथ लोहिया विचार मंच में काम किया है। जो हमने देखा कि प्रधानमंत्री के बगल में वो कमल का ये लिए हुए जो दिखा रहे थे, मैंने सचमुच जिसको कहते हैं मर्मांतक पीड़ा हमको हुई है कि इस तरह से हो सकता है भाई। हम लोगों ने एक साथ बरसों काम किया है। लालू यादव के खिलाफ जो है हम लोगों ने मैंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया था। हमने कहा था, जब राज्यसभा में उन्होंने नीतीश कुमार ने भेजा था हमको, तो 2013 में उस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। राजगीर के शिविर में हमने कहा था कि ये जो इस आदमी को, नरेंद्र मोदी को हल्के मत लीजिए। ये चाय बेचने वाला आदमी जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी का सशक्त दावेदार है, तो ये दूसरे धातु का बना हुआ है। हमको इससे डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि आरएसएस की विचारधारा इसके रग-रग में है, और आरएसएस की विचारधारा जो है वो देश का विरोध करने वाली विचार, और उसके चलते नीतीश ने हमको निकाल दिया। तो कल जो दृश्य दिखाई दिया कमल को लेकर के, ये मैंने देश भर में जो लोग समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े हैं, किशन पटनायक वगैरह के साथ जुड़े हैं, उन लोगों ने जो टेलीविज़न पर देखा, उन सब लोगों ने कहा कि यह किशन पटनायक का जो चेला है उसका जो है अंत दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार दया के पात्र हैं, और नीतीश कुमार के अगल बगल जो लोग हैं उन लोगों ने नीतीश कुमार को बर्बाद किया। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लंबी बातचीत की।